हेलो फ्रेंड, आज हम एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, जो आपके संवैधानिक विधि का एक ऐसा विषय है, यदि आप उस टॉपिक के बिना यदि आप संवैधानिक विधि की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपका जो कॉन्सेप्ट है अगर वहाँ पर क्लियर नहीं है तो आपको ये सब्जेक्ट समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यह एक विवाद ऐसा विषय नहीं है कि जहाँ पर आप सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों की अंडरस्टैंडिंग के ही माध्यम से आप सब्जेक्ट की गंभीरता को समझ सकते हैं। ये सवाल इतना महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए कि चाहे वो किसी भी स्टेट का आप एग्ज़ाम देंगे तो ये सवाल हमेशा आपसे पूछा जाता है। और वो सवाल क्या है कि रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मूल अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में क्या संबंध है। हमने अंतर पढ़ा और ये जानते हुए कि मूल अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो प्रवर्तनीय अधिकार है, मीन्स फंडामेंटल राइट इज enforceable right. Enforceable right means if your right has been violated, then you have a right to file a writ petition under Article 32 and 226 of the Indian Constitution. अर्थात यदि आपके मूल अधिकारों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन होता है तो ऐसी स्थिति में आप अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में रिट दायर कर सकते हैं। लेकिन राज्य का नीति निर्देशक तत्व क्या है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व अप्रवर्तनीय, अनएनफोर्सेबल राइट, मीन्स यदि आपके जो कर्तव्य है राज्य के ऊपर, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिए गए हैं, यदि राज्य वहां पर कार्य नहीं करता तो आप उसके अधिकार के रूप में मांग नहीं कर सकते। अर्थात आप अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत रिट दायर नहीं कर सकते। ये तो एक बात हो गई कि एक तरफ अधिकार है और दूसरी तरफ कर्तव्य है। और यदि आप अधिकार के कॉन्सेप्ट को भी समझा है तो अधिकार और ड्यूटी अर्थात अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे से कोरिलेटिव है। लेकिन सवाल तब उस समय गंभीर हो जाता है कि जब मूल अधिकारों में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कोई कन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई संघर्ष हो जाए, तो ऐसी स्थिति में मूल अधिकार उसके ऊपर प्रभावी होगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रभावित होंगे। समझिए, यदि अधिकार और कर्तव्यों में संघर्ष हो तो कौन किसके ऊपर प्रभावी होगा। इतना आसान विषय नहीं है जितना आसान हमने आपको सुनने में लग रहा है। और इस पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समय समय पर डिफरेंट व्यू दिए गए। पार्लियामेंट के द्वारा ये बात सिद्ध करने की प्रयास किया गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूल अधिकार व्यक्ति को एक राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है और व्यक्ति को यदि अपनी गरिमापूर्ण जीवन जीना है, डिग्निटीपूर्ण लाइफ जीना है, तो उसके लिए मूल अधिकारों का सशक्त होना आवश्यक है। लेकिन यदि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, आपकी सामाजिक, सोशियो और इकोनॉमिक जो लाइफ है उसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो दोनों के बीच में एक संघर्ष है। तो क्या होगा, तो इस पूरे व्यू को हम पार्लियामेंट, संसद के द्वारा किए गए प्रयास और सर्वोच्च न्यायालय का क्या व्यू रहा, उस व्यू के आधार पर हम पूरे इस सेगमेंट को 5 स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं, 5 चरणों में विभाजित कर देते हैं। जो पहला चरण है वो आपका 1950 से लेकर 1966 तक का, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों के अधीन है या तो मूल अधिकारों के सहायक है। दूसरा स्टेज जो है वो आपका 1967 से लेकर 1971 का है, जब सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि मूल अधिकार संविधान के किसी अन्य प्रावधान की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ है, सुपीरियर है। फंडामेंटल राइट इज सुपीरियर देन एनी अदर प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 1972 से लेकर 1975 के समय में जब संसद के द्वारा कुछ संशोधन किए गए, उस संशोधन के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास किया गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों के अधीन नहीं है और ना ही उसके सहायक हैं। और फिर आपका 1976 से लेकर 1980 तक का जो दौर था, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सर्वश्रेष्ठ बना दिया, सुप्रीम बना दिया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है सुप्रीम। और 1980 से लेकर प्रेजेंट टाइम तक
जिसमें यह कहा गया कि मूल अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। हमने आपको 5 चरण बताया और लॉ में इसी 5 चरणों को आपको जस्टिफाई करना है। विदाउट जस्टिफिकेशन नो लॉ। मीन्स आप एक एक पॉइंट को कैसे जस्टिफाई करेंगे, और यही जस्टिफिकेशन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और यही आपसे एग्जामिनर चाहता है। यदि आप चाहते हैं कि आप न्यायिक परीक्षा में, जुडिशियल एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर से पास हों, तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो दूसरा, तो इसी स्टेज को हम डिफरेंट पार्ट में देखते हैं। और जो पहला स्टेज जहां पर मैंने बताया कि राज्य की नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो मूल अधिकारों के अधीन है या तो उनके सहायक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज सब्सिडी एंड सबऑर्डिनेट टू फंडामेंटल राइट। इन इंग्लिश में हम ये भी कह सकते हैं, लेकिन इन हिंदी में हम इसको सीधा से कहेंगे कि जो भी निर्देशक सिद्धांत हैं वो मूल अधिकारों के या तो सहायक हैं या तो उसके अधीन। और इस बात को हम जस्टिफाई कैसे करेंगे? एक पहला केस था जो आया स्टेट ऑफ मद्रास एवं चंपाकरण द्वैराजन। इस मामले का बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि स्टेट ऑफ तमिलनाडु के द्वारा मेडिकल कॉलेज के लिए, स्टेट ऑफ तमिलनाडु के लिए मेडिकल कॉलेज में के रिजर्वेशन के लिए संविधान के आर्टिकल 46 के तहत एक कानून बनाया गया, और जिसके तहत अदर बैकवर्ड क्लास, जिसको हम ओबीसी कहते हैं, उनको रिजर्वेशन देने का प्रयास किया गया। क्योंकि भारत के संविधान में अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन की कोई भी बात नहीं की गई थी, और भारत के संविधान के भाग 3 में ऐसा कोई भी पार्ट नहीं था। और आर्टिकल 46 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, जो ये कहता है कि यदि कोई सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ व्यक्ति है तो उस पिछड़े वर्ग व्यक्ति के हित के लिए राज्य कानून बना सकता है। तो प्रोटेक्शन फॉर ए सोशली बैकवर्ड क्लास, द स्टेट हैज अ पावर टू मेक ए लॉ। सीधी सी बात स्टेट ने कहा। लेकिन ये जो पार्ट 3 था, इसमें कोई बात नहीं थी। तो जब हम इसको चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के पालन के लिए मूल अधिकारों का यदि कोई प्रावधान उल्लंघन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह जो प्रोविजन है, जो बनाया गया है, वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि इफ एनी कन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यदि मूल अधिकारों एवं राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में किसी भी प्रकार से टकराहट होता है, तो ऐसी स्थिति में मूल अधिकार राज्य की नीति निर्देशक तत्वों पर प्रभावी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि ये पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें लोगों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की गई है, और आप उनके अधिकारों को छीनने का प्रयास करेंगे, तो ऐसी स्थिति में हम वहां पर हर जगह मूल अधिकारों को प्रभावी बनाएंगे। लेकिन संसद भी मानने वाली नहीं थी। संसद ने कहा कि यदि आप हमारे ऑब्जेक्ट को फुलफिल नहीं करते, तो हम ऐसी स्थिति में आपके दिए गए निर्णयों को निष्प्रभावी करने का काम करेंगे। तो संसद के द्वारा फर्स्ट अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, प्रथम संवैधानिक संशोधन। और इस संशोधन के माध्यम से 15 के खंड 4 में या क्लॉज 4 में सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, सामाजिक एवं शैक्षणिक अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की बात कही, और 15(4) कहां पर है आपका? मूल अधिकार में। इसके अलावा इस संविधान संशोधन के माध्यम से 31A और 31B, 31A और 31B और इसके अलावा 9 शेड्यूल अर्थात 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 31A और 31B जो हमारे यहाँ जागीर सिस्टम था, जो जमींदारी व्यवस्था थी, उसको समाप्त करने के लिए राज्य की नीति निर्देशक तत्व का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए यह प्रावधान बनाया गया। तो एक तरह से यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय का व्यू तो था कि यदि किसी भी प्रकार का संघर्ष होता है, तो संघर्ष की स्थिति में if any conflict between fundamental right and directive principle of state policy, the fundamental
राइट्स शैल बी प्रिवेलेबल। बट यहां पर पार्लियामेंट ने यह कहने का प्रयास किया कि यदि कोई ऐसी स्थिति होती है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉट सबऑर्डिनेट टू फंडामेंटल राइट। वो दोनों एक दूसरे से अलग हैं और यदि कोई ऐसी स्थिति होती है तो दोनों में अच्छे संबंध स्थापित किए जा सकें। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने निर्णय के माध्यम से इस स्थिति में इसी कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज सबऑर्डिनेट टू द फंडामेंटल राइट, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के अधीन है। और ये प्रक्रिया 1966 तक 1966 तक कंटिन्यू चलती है। लेकिन 1967 में एक बहुत बड़ा चेंज आया और ये चेंज ऐसा चेंज था कि इसने पूरी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच संघर्ष को बढ़ा दिया, विधायिका की शक्ति को चैलेंज कर दिया। और गोलकनाथ का जो वाद आया, ये गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1967, 11 जजों की पीठ बैठी और 11 जजों की न्यायाधीश के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि संसद संविधान के किन्हीं भी भाग में संशोधन कर सकती है लेकिन मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। मींस फंडामेंटल राइट इज सुपीरियर, सर्वश्रेष्ठ है। जितने भी प्रावधान हैं उनमें मूल अधिकार क्या है? सर्वोच्च है। पार्लियामेंट हैज अ पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट अमेंड द पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3rd मींस फंडामेंटल राइट। तो एक तरह से जो लेजिस्लेटिव पावर था उसको जुडिशरी ने कंट्रोल करने का प्रयास किया और यह कहा कि आपका जो पावर है वो सही है, हम मान लेते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट एक ऐसा अधिकार है जो सर्वश्रेष्ठ है। तो एक तरह से इसकी अपनी जो वैल्यू है वो बहुत आगे है। तो ये जो पीरियड था 1967 से 1971 तक, इसमें फंडामेंटल राइट से के समय कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फंडामेंटल राइट सब पर प्रभावी होगा, सब पर प्रिवेल करेगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 1967 में ये बातें कह दी गई। जब आप आगे बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन पढ़ेंगे तो गोलकनाथ का जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये जजमेंट से ही पूरी चीज़ें होती हैं, प्रोस्पेक्टिव ओवर रीलिंग जिसको हम कहेंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको गोलकनाथ से आएंगे, लेकिन इन फ्यूचर जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा इसके कॉन्सेप्चुअल के बारे में समझेंगे। लेकिन जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस टॉपिक में इसकी रेलिवेंसी सिर्फ इतनी ही। फिर हम आगे आते हैं और 3rd स्टेज, तीसरा चरण। तीसरा चरण जो है वो 1972 से लेकर 1975 तक का है। और इस समय जो मूल अधिकार बिगनिंग में था, और जब मैंने कहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों के अधीन है, अब यहाँ पर मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सबऑर्डिनेट या सब्सिडरी हो गया। और हुआ कैसे? पार्लियामेंट के द्वारा 24th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया गया। 24th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? 24th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो गोलकनाथ का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के दिया गया, उस निर्णय को समाप्त करने के लिए किया गया। और यहां पे कहा गया कि पार्लियामेंट हैज अ पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संसद संविधान के किन्हीं भी उपबंधों में संशोधन कर सकती है, अर्थात भाग 3 में भी मूल अधिकारों में, अर्थात मूल अधिकार कोई सर्वोच्च नहीं है, संसद उसमें भी संशोधन कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है। 25th अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस अमेंडमेंट के प्रोविजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा एक न्यू आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 31C। आर्टिकल 31C क्या कहता है? आर्टिकल 31C कहता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 31C कहता है कि अगर संसद के द्वारा कोई कानून बनाया जाए, संसद के द्वारा कोई कानून बनाया जाए, वो कानून राज्य के नीति निर्देशक तत्व के 39A और 39B के अनुपालन में उसको प्रभावी करने के लिए, और ऐसा कानून यदि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 का उल्लंघन भी करता हो तब भी वह कानून संवैधानिक होगा। इफ पार्लियामेंट मेक ए लॉ for the purpose of enforcement of Article 39 subclause A and subclause V, if such law which was made by the Parliament violated the Article 14,
19 and 31 of the Indian Constitution, then such law shall not be void. यदि संसद के द्वारा कोई कानून बनाया जाए और अनुच्छेद 14, 19 और 31 का उल्लंघन भी किया जाए, और किसके अनुपालन में? अनुच्छेद 39 का ए, सब क्लॉज ए और सब क्लॉज बी, उपखंड ए और उपखंड बी, तो वो भी कानून असंवैधानिक नहीं होगा। तो क्या हुआ, यहां पर अनुच्छेद 19 और 14 और 19 के उल्लंघन के बाद भी डायरेक्टरी स्टेट पॉलिसी को क्या माना गया? सुपीरियर माना गया। और ये कहा गया कि इफ एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, देन फंडामेंटल डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी शैल बी प्रिवेल ओवर दैट। सुप्रीम कोर्ट ने 25th अमेंडमेंट के माध्यम से 25वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये बातें कही। फिर हम आते हैं केशवानंद भारती का केस। आप लोग जानते हैं केशवानंद भारती में से 24th और 25th अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया। ये भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है एज ए प्रीलिमिनरी बेस पर। 24th और 25th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज किया गया और जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक घोषित किया और यहीं पर एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, मूल संरचना का सिद्धांत। अर्थात इसमें एक तरह से जो 31C का जो भी संशोधन संसद के द्वारा किया गया, इसको पार्लियामेंट के द्वारा अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, तो जब यहां पर ये चीजें स्वीकार कर ली गई, इसका मतलब सर्वोच्च न्यायालय भी ये मान लिया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों के अधीन नहीं है। ठीक है, तभी तो 31C को एक्सेप्ट किया। मूल अधिकार के प्रिंसिपल्स वायलेट हो जाएं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये समय मान लिया। अब पार्लियामेंट की क्षमता बहुत बढ़ गई। अब उसने कहा कि अब हमारे पास शक्तियां बढ़ रही हैं, तो फिर पार्लियामेंट ने एक और प्रयास कर दिया, चौथा चरण। और चौथे चरण में एक और बड़ा डायनेमिक परिवर्तन किया। अब कहा, इसमें क्या किया, 31C में फिर परिवर्तन किया। अभी तक क्या था कि 39A और 39B के ही इन्फोर्समेंट के लिए कानून बना सकते थे। अब यहां पर 39A और 39B की जगह सभी प्रकार के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात कर दिया। ऑल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मींस जितने भी हैं प्रावधान, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक जितने भी प्रावधान हैं, उन प्रावधानों के अनुपालन के लिए यदि संसद कोई कानून बनाए और वह कानून अनुच्छेद 14, 19 और 31 का उल्लंघन भी करता हो, तब भी वह संवैधानिक होगा। कितना बड़ा इंपैक्ट कर लिया कि मतलब एक तरह से मूल अधिकार को समाप्त ही करने पर आ गए। इमरजेंसी का समय था, इमरजेंसी की बात की स्थिति थी और आप जानते हैं कि आंतरिक आपातकाल लगा था। उस सिचुएशन पर हम आगे चलेंगे जब आगे की क्लास आपकी होगी। हम इसी के बारे में आपसे बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक तरह से मूल अधिकार को कम करने का प्रयास किया गया, आपके अधिकारों को संसद के द्वारा कम करने का प्रयास किया गया। और ये कहा गया कि राज्य जब भी चाहे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के किन्हीं सिद्धांतों के अनुपालन के लिए किसी भी इन्फोर्समेंट के कानून बनाए गए और यदि कानून अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 31 का उल्लंघन भी करता हो, तब भी वो असंवैधानिक नहीं होगा। ठीक है, तो एक तरह से यहां पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या हो गया, सुप्रीम हो गया। पहले वो फंडामेंटल था और अब क्या हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब हम आते हैं 5th स्टेज पर और ये जो 5वां चरण है, इस 5वें चरण में मिनर्वा मिल्स का केस आया और ये मिनर्वा मिल्स का केस में डायरेक्ट यही क्वेश्चन था और इसमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया। जो अमेंडमेंट किया गया 31C में, उसी को चुनौती दी गई, उसी को चैलेंज किया गया और इसमें यह कहा गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में यदि किसी भी प्रकार का संघर्ष हो तो क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार एक दूसरे के संपूरक हैं। अगर एक नहीं रहेगा तो दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, अर्थात दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोथ आर द कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड देयर मस्ट बी मेक ए हार्मोनिक बैलेंस बिटवीन देम। और उनके बीच एक ऐसा संबंध होना चाहिए जो सामंजस्यपूर्ण, दोनों में क्या हो, सामंजस्य हो। अर्थात ऐसे प्रोविजन ना बनाया जाए कि हम मूल अधिकारों को कमजोर कर रहे हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात कर रहे हैं,
अर्थात दोनों एक दूसरे के अधीन नहीं हैं, दोनों अपने अपने क्षेत्र में इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं। और यदि एक को मजबूत करने के लिए आप दूसरे को कमजोर करेंगे तो ऐसी स्थिति में जो संविधान का जो स्ट्रक्चर है, संविधान का जो ढांचा है, संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं, वो सारी व्यवस्थाएं अपने आप में डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो हमें ये प्रयास करना है कि हम मूल अधिकारों एवं राज्य की नीति निर्देशक तत्व दोनों के बीच में एक ऐसा संबंध रखें जिससे एक ऐसा संवैधानिक ढांचा खड़ा हो सके जिससे लोगों की आकांक्षाएं, लोगों की मांग, लोगों के व्यक्तिगत अधिकार, लोगों का सामाजिक विकास, लोगों का आर्थिक विकास सब सुनिश्चित हो सके। और ये तभी संभव हो सकता है जब हम राज्य की नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों को लेकर। और ये कहानी क्या है कि ये कहानी में आप जब न्यायपालिका और विधायिका के बीच संघर्ष पढ़ेंगे, जब आप किसी अन्य विषय पर जाएंगे, बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन पर जाएंगे, तब भी आपको इन्हीं चीज़ों को लेकर आगे बढ़ा जाएगा। और इसमें मिनर्वा मिल्स के केस में क्या कहा गया कि 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से जो 31C में जो संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया, वो असंवैधानिक है। अर्थात जो पहले संशोधन था, जो पहले 31C जोड़ा गया था, वो संवैधानिक था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो अमेंडमेंट किया गया, ये सब संवैधानिक नहीं। सीधी सीधी बात कही। और उसके बाद ये सिद्धांत प्रेजेंट टाइम तक भी काम कर रहा है, 2023 तक, कि दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं और दोनों के बीच एक ऐसा संबंध होना चाहिए, एक ऐसा संबंध होना चाहिए जो सामंजस्यपूर्ण संबंध को स्थापित कर सके। ठीक है, तो आगे की जो क्लास होगी वो हम उसके बाद में डिस्कस करेंगे। आज की बात को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।